Assalamualaikum TTIF. Hopefully everybody is doing well. Good Welcome morning. to Geo Pakistan with Humayun Abdullah. How is it going? It's a nice chilly morning here in Karachi. And it's a hazy morning in Punjab. बहुत से शहरों से हमें इत्तलात आ रही हैं कि आज सुबह से ही धुंध के डेरे हैं. होपफुली सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन, लोगों की ट्रैवलिंग शदीद मुतासिर होती है सारी सूरत हाल की वजह से. और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरी पहुंचना होता है, कोई ऑफिशियल असाइनमेंट होती है या पर्सनल कोई कमिटमेंट होती है, सो वो सारे ज़रा परेशान हो जाते हैं. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोयटा में इतनी सर्दी और ये वक्त आ जाता होता है वैसे तो हर साल ही -8 है बाय द वे महा, कि गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी होता है ना वो जम चुका है. मतलब हमने मरी में पाइप्स में जो घरों के पाइप्स में पानी जमना, और जब गर्मियों में अपना घर लोग बंद करते हैं तो दे मेक श्योर कि वो पाइपों से पानी निकल चुका होगा, वरना पाइपें भी फट जाती हैं. तो ये सूरत हाल जो है कोयटा हो, मरी हो, जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी है. कल मैंने वज़ीरिस्तान की भी बाय द वे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखी थी और बड़ी, इट वाज ऑल वाइट, मतलब बिल्कुल ही कोयटा में जो लास्ट लोएस्ट टेम्परेचर अपडेटेड हम तक पहुँचा था -8 था. शदीद सर्दी की लहर पूरे ही मुल्क में इस वक्त महसूस की जा रही है. लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामाबाद से अपडेट ये है कि आज 17 से लेकर 18 और 19 OIC का अहम इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में. और ये बताया गया था कि एयरपोर्ट से लेकर ऑलमोस्ट रेड जोन इस्लामाबाद तक 3 दिन के लिए मोबाइल सिग्नल नहीं आए. What? But why? सिक्योरिटी वजूहात की वजह से. नहीं, वजूहात की वजह तो रिपीट हो गया, सिक्योरिटी की वजह से तो सही था वजूहात. मुझे बड़ी खुशी होती है जब अब्दुल्ला की उर्दू में कोई गलती हो जाए और खुद ही मान ले. मतलब मैंने तो खैर आइडेंटिफाई भी नहीं किया, बट एनीवे चलें, ये हो रहा है इन इस्लामाबाद 19th विच इज़ संडे. एक स्पेशल खुसूसी इजलास होना है OIC का, उसकी भी बहुत तैयारियां हो रही हैं. उसकी ज़रा कुछ आपको डिटेल्स भी आज के शो में देने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा कोविड की सूरत हाल जो है वो आज जब फिगर सामने आए तो मैंने कहा इंतज़ार नहीं करेंगे, आज आपको शुरू में ही बता दें, बिकॉज पिछले 24 घंटों में कोविड की वजह से डेथ्स रिलेटेड टू कोविड का नंबर थोड़ा सा अब्दुल्ला डबल फिगर हो गया. अब थोड़ी सी मुझे इस बात की परेशानी इसलिए हुई है बिकॉज बहुत अरसे से आपको सिंगल डिजिट नंबर के 4 लोग जो है इंतकाल कर गए कोविड की वजह से, 6 लोग इंतकाल कर गए. आज जो है फिगर हमारे सामने आया वो 14 है. 14 पीपल हैव पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड. पिछले 24 घंटे की ये बात हो रही है. नए केसेस अगर आपको बताएं 277, 277 न्यू केसेस. पॉजिटिविटी रेट इज स्टिल एट 0.66%. साथ ही आपको ये बता दें कि ओमिक्रॉन की वजह से बड़ी तेजी से बाकी भी दुनिया में कोविड जो है एक दफ़ा फिर जैसे कि यूके के नंबर्स देख के तो हम हैरान और परेशान दोनों ही हो गए हैं कि इतने लोग इन 24 आवर्स पॉजिटिव आ रहे हैं. गुज़श्ता 24 घंटों की अगर आपको फिगर बताएं तो आप भी यकीनन बहुत ज़रा हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है. 88,376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों में, और 146 अफराद की जान गई है इस वायरस की वजह से. और मोर देन 60% ऑफ द केसेस ये ओमिक्रॉन के बताए जा रहे हैं. सो यू नो वैक्सीनेशंस और बूस्टर शॉट्स एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद भी ये सूरत. 88,000 प्लस केसेस इन द यूके अलोन. ऑनेस्टली मैं तो पहले यही सोच रही थी कि इतनी टेस्टिंग भी वो लोग करते हैं, कितने लाखों की टेस्टिंग की होगी, तो बीच में 88,000 निकले. साउथ अफ्रीका में भी फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, 28,000 प्लस. ये भी 24 घंटे के आपको फिगर्स बता रहे हैं. ओमिक्रॉन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि फैलता बड़ी तेज़ी से, ट्रैवल बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन जैसे ही वो वायरस लंग्स में जाता है तो उसकी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, जो भी आप कहना चाहें, वो काफ़ी वीक हो जाती है. तो फैलना उसका ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक स्टडी ने ये नहीं बताया कि ज़्यादा ख़तरनाक है. मैं यूके का कंपैरिजन कर रहा था कल और आज के फिगर्स में ही. तो कल हमने बताया था, आपको याद होगा, 78,000 और आज 88,376. सो पर डे 10,000 से ज़ायद केसेस का इजाफा हुआ है इन द पॉजिटिव केस. सो इस हिसाब से कोरोना वायरस फैल रहा है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमें एहतियात करनी है बिकॉज दिस इज द ओनली वे आउट. एहतियात करें, वैक्सीनेशन कराएं. वैक्सीनेशन इसलिए क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस आपको लग जाता है तो आपकी जान महफूज रहेगी और इंशाअल्लाह अस्पताल पहुंचने की आपको नौबत नहीं आएगी. और एहतियात इसलिए कि वायरस आपको लगे ही ना. अच्छा जी, चलें एक दफ़ा फिर, और ये आपको दोबारा भी याद दिलाएंगे खासतौर पे वैक्सीनेशन वाली बात. वीकेंड आ रहा है, प्लीज़ यूटिलाइज द फ्री टाइम एंड गो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान. ये सीरीज़ तो हम जीत गए, लेकिन एक और होम सीरीज़ जो होनी थी, एज इन द 1 डे सीरीज़ थी, वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि
सूरत हाल कुछ अजीब सी हो गई। 9 मेंबर्स जो हैं वेस्ट इंडियन स्क्वाड के, उसमें उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एंड आई गेस इट्स फॉर एवरीबडी इज़ गुड एंड एवरीबडी इज़ सेफ्टी के ये जो वनडे सीरीज़ थी उसको कैंसिल कर दिया जाए और अब वेस्ट इंडियन स्क्वाड वापस जाएगा। बिल्कुल, अब स्क्वाड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे फ्लाइट्स मिलती हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त आइसोलेशन में भी हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो 10 दिन तो आइसोलेशन रहेगी। तो कहा यह जा रहा है कि दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा ये सीरीज़ एंड दैट विल बी सम टाइम नेक्स्ट ईयर इन जून। ऑब्वियसली अभी तो बड़ा टाइम है। बहुत सी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि और बहुत बड़ा एक कंटिजेंट जो है वेस्ट इंडीज़ का वो आया हुआ था, लेकिन उनके जो बड़े स्टार प्लेयर्स थे उनमें जब कोविड आया तो उनको लग रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत मुतासिर होगी। लेकिन कल के मैच में उनकी परफॉर्मेंस ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मुतासिर हुई है। हाँ, लेकिन 208 रन बनाए, बट इट वाज अ बैटिंग पिच, किसी ने किसी को आउट करने की आपने देखा ही था। बैटिंग पिच हम भी जब आए हैं तो हमने भी बड़े आराम से बना लिया। आखिरी 3 ओवर्स पाकिस्तान ने अच्छे कराए। अगर मुझे लग रहा था कि वो टाइट ओवर ना होते तो 225 तक पहुंचते। खैर हमने 225 भी चेज कर ही लेना था। हाँ, लेकिन उसके बावजूद I thought this pitch was a batting pitch and of course everybody was making runs on it और मुझे तो ऐसा लगा कि हम अभी भी pretty comfortable। खैर एनीवे, तो बस जी यही हुआ है कि बाकी टीम्स है और इन लोगों को फिर ये भी खदशा था वेस्ट इंडीज़ को कि अब इस तरह कोविड केसेस भी आ रहे हैं तो इनकी क्रिसमस ना मुतासिर हो जाए और डिलेज ना आ जाए एंड ऑफ कोर्स दे नीडेड टू बी बैक होम। तो हम जीत गए जी, हमने क्लीन स्वीप कर लिया T20 सीरीज, तो मेरा ख्याल है कि हमें तो एक वो अच्छा खुशी हम आपको राउंड अप दे दें। वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज कौमी टीम की शानदार फतह के साथ इख्तिताम को पहुंची है। आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज यूं 3-0 से अपने नाम की है और तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बॉलिंग की दावत दी। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज बैटिंग के लिए मैदान में उतरे तो ओपनर्स ने जारहाना खेल का मुजाहिरा किया। रिजवान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बाबर पहले 2 मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन कल दोबारा से उन्होंने साबित कर दिया कि वो बाबर आजम है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, ये तो थोड़ा सा मतलब हम जीत तो गए, बहुत अच्छी बात है, क्लीन स्वीप ऑफ T20 सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन उसके बाद जो ज़रा एंटी क्लाइमेटिक अब कोविड की वजह से सारा सीन हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? कहा यही जा रहा है कि जून में शायद इसको कंटिन्यू किया जाएगा। जी हाँ हुमा, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट चीज़ है, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा सितंबर में पहले न्यूजीलैंड की टीम बगैर मैच खेले वापस चली गई, फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद इंग्लैंड ने अनाउंस किया कि उसने 2 मैचेस के लिए आना था, वो नहीं आए। लेकिन ये जो कल वाला एपिसोड है इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। हमारा जितना कोरोना के SOPs का सिस्टम था वो सारा फुल प्रूफ था। देखिए, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ने इसमें जो कोरोना SOPs थी खिलाफ वर्जी की दुबई एयरपोर्ट पर ड्यूरिंग ट्रांजिट। ये लोग, इनके कुछ प्लेयर T10 लीग खेलकर अबू धाबी से, जाहिर है वो तो थोड़ा सा फासला था, लेकिन उनका बबल वहां पर खत्म हो चुका था 1 दिन पहले। अबू धाबी से दुबई आए, कुछ प्लेयर इनके श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेल कर आए, कुछ वेस्ट इंडीज से पहले अमेरिका गए, फिर अमेरिका से ये दुबई आए। वहां टोटल जो इनका ट्रांजिट टाइम था वो 24 से 36 घंटे का था। 24 से 36 इसलिए कि कराची आने के लिए कुछ सुबह की फ्लाइट में आ गए, कुछ रात की फ्लाइट में आए। तो वहां पर रेस्टोरेंट्स और बार्स में वेस्ट इंडीज के जो ऑफिशियल्स और प्लेयर्स ने जिस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, तो कल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO थे सलमान नसीर, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि ये वेस्ट इंडीज की तरफ से लैप्स हुआ है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। तो ये भट्टी साहब, हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। जब हमारी टीम किसी भी और मुल्क में खेलने जाती है, 36 दफ़ा लड़कों के टेस्ट होते हैं, कितने दिन पहले वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। मतलब ये क्या हमारी डेस्परेशन थी कि भाई जो जहाँ से भी आ रहा है बस उसे बुला लो, ना उसका टेस्ट देखो ना उसका कुछ और देखो? ये हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम इनके लेटेस्ट PCR टेस्ट्स देखते जो इन्होंने ट्रैवल करने से पहले कराए हैं? बिल्कुल, ट्रैवल करने से पहले अब्दुल्ला, आपको पता है कि एयरलाइन बिठाती नहीं है जहाजों में जब तक आपके पास नेगेटिव टेस्ट ना हो। वो टेस्ट भी इनके नेगेटिव थे, लेकिन कराची पहुंचे जुमेरात को। जुमेरात को होटल पहुंचने के जो इनके टेस्ट हुए, जुमे के इनके 3 प्लेयर और इनके मीडिया मैनेजर जो थे वो पॉजिटिव आए। तो उन्हीं 3 लोगों से ये फिर जो वेरिएंट था, ये जो क्लोज कांटेक्ट में लोग थे उनके जरिए बाकी लोगों पर गया, तो
तो पाकिस्तान ने देखिए अपनी पूरी SOPs को फॉलो किया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। भट्टी साहब, एंड मे आई ऐड फॉर यू एंड ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अब्दुल्ला आपने भी ये जिक्र किया, इंक्यूबेशन पीरियड भी एक लंबा चौड़ा होता है जिसमें बहुत लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मुझे कोविड हुआ था एक दिन टेस्ट कराया नेगेटिव, अगले दिन कराया पॉजिटिव। सो ये भी इट डिपेंड्स कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड क्या चल रहा है। अच्छा भट्टी साहब, कल के मैच के हवाले से अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर ले तो इट वॉज मतलब अगर तो कंसिडरिंग अगर वेस्ट इंडीज़ की बी टीम ही आप समझ लें, अगर वो ही खेल रहे थे तो क्या उन्होंने टारगेट बनाया, दे आर गुड, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हमारी ये बैटिंग पिच थी कि मतलब 200 प्लस जो थे वो रन्स बना लिए दोनों टीमों ने, मतलब 400 प्लस रन्स टोटल कल बने हैं इस मैच में। आपको याद होगा कि पहले 2 मैचेस में क्राउड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। मीडिया ने जब 2 मैचों में शोर मचाया तो कल क्राउड के लिए काफी चीजें रिलैक्स कर दी गई, तो तकरीबन 10-12 हजार लोग नेशनल स्टेडियम में, हालांकि आपको पता है कि कराची वालों के लिए तो काफी सर्दी है जो इस वक्त है, तो वो सर्दी में भी लोगों ने मैच देखा, फिर तकलीफ बर्दाश्त करके पैदल रात को घरों को गए। लेकिन T20 देखें, यही क्रिकेट है। अच्छा एक मैच हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने आप देखें कि रिकॉर्ड चेस किया कल 207 रन। इस साल उन्होंने सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका में किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और कल किया, तो मेरा ख्याल मजा आया लोगों को। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान ने 2021 में 29 में से 20 T20 इंटरनेशनल जीते हैं और पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट बाबर आजम और रिजवान के गिर्द घूमती रही है। रिजवान ने साल फिनिश किया है 1036 रन पर और 900 कुछ रन है बाबर आजम के। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे टीम जो है वो नौजवान लड़के आ रहे हैं, तब भी हम जीत रहे हैं, हम बड़ी टीमों को भी हरा रहे हैं। तो क्रिकेट के ग्राउंड से 2021 में मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। रिजवान से कल बात हो रही थी तो वो अपनी परफॉर्मेंस का क्रेडिट मिसबा को भी दे रहे थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझे मेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे खेलने का मौका दिया और उसके बाद वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे सामने ही हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो वेस्ट इंडियन कोविड पॉजिटिव खिलाड़ी और मेंबर्स हैं इनके स्क्वाड के, ये तो प्रॉब्ली अभी यहीं रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, क्या होगा? देखें, सिक्योरिटी रीजन से अब्दुल्ला उन्होंने उनका डिपार्चर टाइम नहीं बताया। जो लोग नेगेटिव थे, मेरे ख्याल में कुछ लोग आज सुबह चले गए होंगे, कुछ आज दोपहर की फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन जाहिर है जो लोग पॉजिटिव हैं वो तो होटल में आइसोलेशन में है। तो कुछ लोगों का आइसोलेशन पीरियड जो है, अगर उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए तो संडे को खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग जो हैं जो कल परसों जिनका पॉजिटिव आया है वो फिर 10 दिन का टाइम पूरा करके जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो हुमा ने इब्तिदा में बात की, वो लोग चाहते थे कि हम क्रिसमस अपने मुल्क में मनाएं। अब ये जून का उन्होंने पाकिस्तान को टाइम दिया है। आपको पता है कि जून तो पंजाब तो सूरज सवा नेज़े पे होता है, रात में भी क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। अब कराची ऐसा वेन्यू है कि अगर, हालांकि कराची में भी ठीक ठाक गर्मी होती है रात में, तो जून में 3 T20 के भी इजाफी खेलने के लिए उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कल 3 वनडे मुलतवी होने से नुकसान हुआ है, उसको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। लेकिन बेसिकली देखें, पाकिस्तान की ये चौथी वनडे सीरीज है जो मुलतवी हुई है। एक आपको याद होगा न्यूजीलैंड के साथ हुई होम सीरीज, न्यूजीलैंड के साथ हुई, हॉलैंड के साथ हुई और अफगानिस्तान के साथ हुई। और ये सारे जो सीरीज है अब्दुल्ला, ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप में जो 2023 में भारत में होगा, भारत की टीम होस्ट है, वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। लेकिन बाकी 7 टीमों ने जो टॉप 7 होंगी दुनिया की, वो जाएंगी वर्ल्ड कप में। लिहाजा पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ये 4 सीरीज पाकिस्तान खेले, और चारों न्यूजीलैंड के अलावा 3 तो कम से कम ऐसी टीमें थी जिनको पाकिस्तान आसानी से हरा सकता था। एब्सोल्युटली। फाइनली भट्टी साहब, ये बता दें कि पाकिस्तान प्लेयर्स को, चले इफ नॉट द नेशनल टीम, हम कब नेक्स्ट देख रहे हैं, किस टूर्नामेंट में? PSL के हवाले से भी बता दें, उसकी क्या तैयारी है? देखें, कल एक अच्छी बात जो PCB ने बताई, PSL तो 27 जनवरी से 27 फेब तक शुरू होगा, लेकिन कराची और लाहौर में एक पूरा होटल PCB जो है वो बुक कर रहा है, जिसमें कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए जो होटल का स्टाफ है वो भी घरों को नहीं जाएगा, ड्यूरिंग मैचेस वो भी होटल्स में रहेगा। ये अच्छी चीज है। एक तो ये PSL होना है 27 तारीख से।
फिर मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम ने आना है, 2022 में न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, वेस्ट इंडीज की सीरीज जो है ये भी जून में जिस तरह हमने बताया। और मेरे ख्याल में जो सलमान नसीर कल बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक न्यूजीलैंड भी अनाउंस करने जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर 2022 में किस टाइम पर आए, जो सीरीज मुलतवी हो गई थी, जो टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के बाकी थे। तो अच्छी खबरें 2022 में अच्छी खासी क्रिकेट पाकिस्तान में होना है इंशाल्लाह। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारी विमेंस क्रिकेट टीम का भी आपको पता है ना, मैचेस जो हाँ, और 6 मार्च को तो आपको पता है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, विमेंस क्रिकेट टीम का मैच है। और मुझे मैं जरा सोच रहा था उन लोगों का जिनका कल ही टेस्ट पॉजिटिव आया है, वेस्ट इंडियन जो प्लेयर्स और दीगर स्क्वाड मेंबरान हैं, वो तो आई गेस क्रिसमस से पहले मुश्किल ही नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, लेट्स सी। कोई सीन ही नहीं है। हाँ, लेके चलें, देखते हैं कि क्या होता है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके इन्हें जाना होता है और दुबई एयरपोर्ट के अपने SOPs हैं और दुबई से अगर आगे फ्लाइटें लेनी है तो वो भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि पाकिस्तानी जो टीम है, पाकिस्तान की नेशनल टीम, उनको एकदम से फ्री टाइम मिल गया, दे कैन गो बैक टू देयर फैमिलीज। मतलब मुझे ऑनेस्टली उनके पर्सपेक्टिव से लग रहा था कि क्योंकि कब से वो चले हुए हैं, अब वो पाकिस्तान वापस आए और उसमें भी फिर अपना गेम पे लग गए वेस्ट इंडीज के साथ। दिस इज नाउ द टाइम दैट दे कैन एक्चुअली गो बैक टू देयर फैमिलीज। आपको पता है कि फैमिलीज में के साथ टाइम गुजारने का ये बड़ा अच्छा टाइम होता है, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा होता है, गर्मी से तो बेहतर ही होती है ना। I was actually happy for our players. ठीक है, और दूसरा सबके बच्चों के स्कूलों की ऑलमोस्ट या तो ब्रेक चल रही है या होने वाली है। सो यू नो किड्स आर आल्सो फ्री एंड दे आल्सो वुड लाइक टू हैव देयर फादर्स अराउंड देम। अच्छा जी, ओके। अभी हमने आपको कुछ दिखाना है, एक्चुअली अब्दुल्ला ने आपको कुछ दिखाना है, बिकॉज अब्दुल्ला वेंट समवेयर, हैड अ ग्रेट टाइम, डिड नॉट इवन बॉदर टू आस्क मी, मुझसे पूछा भी नहीं कि चलना है कि नहीं चलना। I really like the location and I thought कि I should get a lot of pictures taken here, so that's why, हाँ, that's why। मतलब मेरा नहीं सोचा कि भाई चूंकि हम इतने सालों से साथ शो कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे इसको भी ले जाओ। तजुर्बा भी किया, आपको पता है कि आजकल यूट्यूबिंग एंड एवरीथिंग इज सो इन सो मैंने सोचा कि मैं जरा एक ट्राई करता हूँ कि अपने फ़ोन से ज़रा रिकॉर्ड करूँगा चीज़ें और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? I don't know। Okay, so this is something that we are going to watch. जज कीजिएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दीजिए। अच्छा भाई, KMC बिल्डिंग है कराची में सदर में वाक़, बड़ी हसल बसल रोड पे, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई। इसमें एक क्लॉक टावर है जो कि 1935 का घड़ियाल अपने अंदर सजाए बैठा है, और ये घड़ी कभी रुकती थी, कभी चलती थी, कभी रुकती थी, कभी चलती थी। खैर काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन इसमें घंटियाँ भी हैं, वो अपनी रिदम कभी छोड़ देती थी, कभी बच जाती थी। अब ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए जर्मन दोस्त जो हैं वो आए हैं, जर्मन काउंसलेट साथ आए हैं। ब्रेक के बाद मिलें। कल एक बाई इलेक्शन था इम्पोर्टेंट जिसका आप बड़ा बता रही थी और मैं भी बता ही रहा था वैसे। नहीं चलो मैं ले लेती हूँ, मैं बता रही थी, मतलब आप भी इधर ही बैठे हुए थे। अच्छा, एनीवे जी, वो ज़िमनी इलेक्शन हो गया तो अब उसके जो नताइज हैं वो भी आ गए और उसको समझने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए ऑफ कोर्स सोहेल वराइट साहब हमें मदद करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जो है वो नून लीग ने जीत लिया और अपनी निशस्त दोबारा हासिल कर ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना मोहम्मद सलीम ने 47,649 वोट जो हैं वो हासिल करके मैदान मार लिया। PTI की नौरीन निशात 34,030 वोट लेकर दूसरे नंबर पे निशात डाहा साहिबा के जो मरहूम शौहर हैं वो इस सीट से जीते हुए थे और उन्होंने उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था और अब इन्होंने PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ा। हाँ, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने पोलिंग के दौरान बैलेट पेपर मीडिया को दिखाकर अपना ही वोट जाया भी कर बैठी। वो तो ये मुझे ये भी उन्हें किसी ने नहीं बताया था एक्चुअली, मे बी उनको ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी बता देना। 34,031 हो जाते हैं और 34,030 ही रह गए। खैर, अब अच्छे मार्जिन से मुस्लिम लीग नून जीती है। अब ये क्या वाकई अच्छा मार्जिन कंसिडर होगा या नहीं, ये हम जानेंगे नॉन अदर देन ये देखिए जरा बेचारी वोट जाया कर बैठी। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, थैंक यू। वड़ाइच साहब, इस इलेक्शन पे बड़ी नज़रें सबकी थीं क्योंकि इसमें तमाम पार्टियां मैदान में उतरी हुई थीं जो मुमकिन तौर पर इंतखाबी मार्के में शामिल होंगी इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडिंग TLP। सो क्या ये नताइज एक्सपेक्टेड थे कंसिडरिंग द फैक्ट कि डाहा साहब की बेवा PTI से इस मरतबा इलेक्शन लड़ रही थी?
देखिए, रवायती तौर पर ये बड़ा एक दिलचस्प चीज थी। एक तो ये था कि यहाँ पे जो निशात डाह साहब थे वो जीते थे नून के टिकट पर, और लेकिन फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया उन्होंने। और इसी तरह जो अब राना सलीम साहब जीते हैं, ये पिछली दफा पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, तो दोनों ने पार्टी स्विच की। वैसे राना साहब भी हर दफा तकरीबन को पार्टी स्विच करते हैं इलेक्शन में। जी जी जी। तो लेकिन रिजल्ट रवायती आया है कि पीएमएलएन जो है वो आगे रही है और जो पीटीआई है वो नहीं जीत सकी। तो तवक्को के ऐन मुताबिक है, क्योंकि पंजाब में यही तकरीबन यही रहा है ट्रेंड शुरू से। अच्छा। आप देखें, इससे पहले जो लाहौर का बाय इलेक्शन हुआ है उसमें भी यही ट्रेंड है। और तो जनरली ये है कि बात जगह पे ये है कि जो दही हल्के हैं, दही हलकों में आमतौर पर पीटीआई की पोजीशन बेहतर है और शहरी हलकों में नून की पोजीशन बेहतर है। ये मिक्स था, ये दही भी था, शहरी भी था। तो लेकिन यहाँ पर नून ने काफी मार्जिन से जीती है नून की। अच्छा वराइट साहब, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को आप किस तरह रेट करेंगे, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं सैयद वासिक 15,000 प्लस उन्होंने वोट्स लिए, विच इज़ ऑल्सो सब्सटैंशियल नंबर। चलो जीत नहीं सके लेकिन डेफिनेटली उनको तो ये अपनी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई होगी इसमें। जी, पीपल्स पार्टी काफी एफर्ट कर रही है। पहली दफा ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पूरा जान तोड़कर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर जाहिर है इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे तो कम से कम वो वाली जो पोजीशन थी पहले बड़ी शर्मनाक कि चंद 100 वोट ले रहे हैं या चंद 1000 वोट ले रहे हैं, कम से कम उस पोजीशन से निकले हैं और ये एक रीजनेबल चीज है। पहले तो ऐसा लगता था कि एज इफ दे हैड गिवन अप ऑन पंजाब, मतलब वो ऐसा लगता था कोशिश भी नहीं कर रहे हैं पंजाब में कोई इलेक्शन लड़ने की। सो इसका मतलब है उन्होंने कमर कस लिया आने वाले इलेक्शन में पंजाब में। लाहौर के इलेक्शन में भी आप देखें बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें चलो ये कह सकते थे कि उसमें पीटीआई नहीं थी इसलिए वोट मिल गए, लेकिन इस इलेक्शन में तो पीटीआई भी है और उसके बावजूद भी इतने वोट लेना, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को दाद तो देनी चाहिए कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वराइट साहब, पंजाब की सियासत में बताइए, सुकूत है या कुछ हलचल है? कुछ टेलीफोनिक राब्तों के बारे में बड़ी बात हो रही थी, चौधरी बिरादरान से राब्ते हो रहे हैं और ऑल्दो खैरियत दरियाफ्त करने की ही बात थी, लेकिन ये ऊपर से तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, लेकिन तय में मेरा ख्याल है कि एक तूफान छुपा हुआ है। जिस वक्त भी वो थोड़ी सी कोई चीज रास्ता निकलेगा तो ये अचानक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। फिलहाल तो ये है कि अभी तक कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा पंजाब के अंदर कि कोई तब्दीली आए, नहीं तो पंजाब में तरक्यात में एतमाद आ सकती है, उसके अंदर बड़ी गुंजाइश मौजूद है। चौधरियों के साथ भी पीपल्स पार्टी का भी राब्ता है, नून के भी राब्ते हुए हैं। तो लेकिन अभी ऐसा लगता है कि किसी इशारे के सारे मुंतजर हैं कि कोई हालात बदलें तो सीटी बजे तो फिर ये सारे जो हैं यकसू होंगे। और बुज़दार साहब, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब असेंबली में, बुज़दार साहब की सीट भी पक्की है, ऐसा ही समझे? जी, मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ लोगों ने ये सोचना भी बंद कर दिया है कि बुज़दार साहब को हटाया जाए, क्योंकि वक्त कम रह गया। अब बुज़दार साहब के साथ ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वराइट साहब फॉर बीइंग विद अस। सो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इतना कोई अपसेट नहीं है। और दूसरी बात ये, वैसे जब मैं पढ़ती हूँ ना कि कहीं भी इलेक्शंस हो रहे हो और टर्नआउट 50% से भी कम हो, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि क्यों नहीं लोग हिस्सा लेते। मेरी बात सुनेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। क्यों? मतलब 48.85% इन अ बाय इलेक्शन इज क्वाइट गुड, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना जनरल इलेक्शन में होता है। वेल, वी आर सेटलिंग फॉर लिटिल, इट शुड बी मच मोर देन दिस, बिकॉज़ बाय इलेक्शन में खुद इवन लाहौर में बाय इलेक्शंस के हवाले से देखा जाए तो डेफिनेटली, और शदीद धुंध और ठंड, धुंध भी तो बहुत ज्यादा है। चलो फिर ठीक हो गया, मेरा ख्याल है अच्छा ही टर्न आउट था अपेरेंटली। ओह वेल, लेकिन जब हमारे नेशनल इलेक्शंस और ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं तो देयर शुड बी डेफिनेटली मोर टर्न आउट, बिकॉज हमने डिसीजन मेकिंग अपने हाथों में लेनी है। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलते हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में एक बार फिर बड़ी उखाड़ पिछाड़ जारी है और हर 2-4 महीने बाद आईजी की तब्दीली तो रिवाज बन चुका है। पिछले 3 बरसों में पंजाब के 7 आईजीज जबकि लाहौर शहर के 8 DIGs ऑपरेशंस तब्दील किए जा चुके हैं। मतलब हिसाब लगाएं तो एक साल भी एक को नहीं मिला। नहीं और आगे सुनो, ये अकेले अकेले नहीं आते, पूरा एंटोराज आता है। तो अब जो भी नया आईजी बदलता है वो अपने साथ नई टीम भी ले आता है। पिछले चंद दिनों में आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने 9 SPs और 35 DSPs के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब जितनी तेज़ी से ऊपर से नीचे तक ये तब्दीलियाँ तकर्रुरियाँ जो हैं वो होती हैं, उतनी देर में तो नए अफसर को नए सेटअप में एडजस्ट होने का ठीक से मौका भी नहीं मिलता, लेकिन ये आते जाते रहते हैं। और इन फुर्तियों की बात करें, इन फुर्तियों के बावजूद महकमा पुलिस आवाम की नज़रों में अब भी नंबर 1 करप्ट तरीन इदारा है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पुलिस रिफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा जोर देते रहे हैं। एक्चुअली जिन बातों पर वो बहुत जोर देकर इक़्तिदार में आए थे उनमें से एक बात ये भी थी, पुलिस का हमने निज़ाम ठीक करना है। पहले मुझे KP की बड़ी खुशी है कि KP के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पुलिस में, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह KP की पुलिस ने एक ऐसी तब्दीली लेके आई कि हमारे इलेक्शन की जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पुलिस तब्दील हो गई। वहाँ जिस बंदे को आपने लगाया था KP की पुलिस ठीक करने का, सेहरा जिसके सर सजाया था, वो तो 20 दिन भी नहीं चल सका शायद यहाँ पे। और उसमें भी अगर बाकी भी देखे जाएं पंजाब में तो 20-30 दिन ही चलते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, पहले तो यही मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं कि पिछले 3-3.5 साल में पंजाब में 7-8 IGs आ चुके हैं, तो हुकूमत को साबका अफसरान जिनको कहते हैं जी अब चले जाओ, उनसे मसला क्या होता है और ये हल क्यों नहीं होता मसला? देखिए, सही कहा कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसमें पिछले 3 साल के दौरान पॉलिसी किया, ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े तबादले हुए। इसमें अफसरान को कोई मसला नहीं है, इसमें मसला है हुकूमत का। कभी कोई वहाँ उनको कोई चीज़ बता दे तब तब्दील कर देते हैं, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो बड़ा वाक़या हो, जो हाईलाइट हो जाए अपना इस पर मीडिया पर, तब तब्दीली कर देते हैं। अब आप लाहौर पुलिस को देख लें, सिर्फ ज़्यादा ना जाएं क्योंकि पंजाब में जो है वो लाहौर उसका कैपिटल है, तो लाहौर में पिछले 3 साल के दौरान 5 CCPO चेंज कर दिए गए, एवरेज 7 माह। पिछले सिर्फ 4 माह के दौरान 5 DIG ऑपरेशन चेंज कर दिए गए। ये मामला जो है ये ऐसे देखें जिस तरह इन्हें एक चीज़ मैं अभी हाल ही की बता रहा हूँ कि SN यूनुस जिनका तबादला जो है वो कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। पंजाब हुकूमत को पता था कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जाना, उन्हें फिर लगाया, 1 माह रह के वो भी चले गए। जब ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या हुआ, उसमें वाक़यात हो जाते हैं, उसमें मैक्सिमम SP तक आप देख लेते हैं, उसमें DIG भी चेंज कर दिया, CCPO का नाम भी आया, बहरहाल CCPO रुक गया। तो ये छोटे ऐसे वाक़यात होते हैं, उसमें पूरी की पूरी उठा के चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हमारे जो इल्म में चीज़ है, मैंने तो नहीं देखा कि बुज़दार बहुत जल्दी, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, बहुत जल्दी तब्दीली करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इस वजह से जो है ये मामला सारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी ब्यूरोक्रेसी देखिए, चीफ सेक्रेटरी कितने चेंज हुए, IG चेंज हुए। अब मामला ये है कि अफसरान को क्या मसला होना। पंजाब में IG और अफसरान तब्दील करने पे भी इतनी तवज्जो है उनकी, मतलब कि अपने सेंटर के मसलों पे तवज्जो देना, इनको लगाया है तो इनको काम करने थे बुज़दार साहब को। खैर, TLP वाले मामलात आपको याद होंगे रईस अंसारी साहब कि पुलिस का मोराल वैसे ही कोई अच्छा नहीं आई एम श्योर होगा। पुलिस वाले शहीद कर दिए गए, फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सब ने ही देखा। अब फिर तब्दीलियों की लहर, क्या असर पड़ता है पुलिस मोराल पर इन सारी बातों का? और सर्टनली ये बहैसियत, ये सारा सिस्टम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पे तो खतरे के लिए खतरे का बायस बन सकता है। सही कहा। देखिए, TLP हो या TLP की तरह कोई और एहतजाज हो, अगर इस किस्म के एहतजाज होंगे और पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी और वो भी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कुछ नहीं कर पाएगी, तो मोराल तो नीचे आना है। जब ये TLP का मामला हुआ, या TLP हो या ऐसा कोई एहतजाज कोई भी कर रहा हो, तो पुलिस तो बिल्कुल, पुलिस के आगे समंदर है, पीछे खाई है। अगर कोई ऐसे कहीं से फायर हो, एहतजाज से पत्थर हो, पुलिस मारे, उधर से कोई मारे गए, तब भी पुलिस का कसूर। और अगर पुलिस कुछ ना करे और पुलिस वाले जिस तरह शहीद हुए हैं 10-12, उनका बुरी तरह मोराल नीचे आ गया है, तो तब भी पुलिस पर कसूर। तो ये कसूर हुकूमत का है। देखिए, पहले जब TLP का मामला हुआ तो TLP कालादम करार देने के लिए लिख दी गई, बेइंतहा लोग अंदर, मुकदमे दर्ज। अब दूसरी बार वाक़या हुआ और उसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए, उधर भी मसले बने,
और उसके बाद यकदम मुकदमे भी ख़त्म, सारे बारी। क्या पॉलिसी है? मतलब कोई एक तो पॉलिसी हो उस मुल्क की। वो उधर कुछ है, उधर कुछ है, तो पुलिस वहाँ क्या करे? पुलिस को आप फ्री हैंड दें, उसको अपना काम करने दें। और जब ये TLP का मामला हुआ तो इसमें CCP और चेंज कर दिए, DIG फिर चेंज कर दिए, फिर वही मामला। और हमारी तो ये खबर है कि IG लगने के बाद 1.5 माह बाद IG पंजाब राव सरदार भी तब्दील हो रहा था। वो तो वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें बचाया, वरना वो भी गए थे। तो ये तो कोई मामला नहीं कि एक IG पंजाब को लगाया या CCP को लगाया और लगाने के बाद कोई बड़ा वाक़या हो तो चलो जी तुम भी चेंज, तुम भी चेंज, तुम भी चेंज, धूल बैठ गई। तो इसलिए मोराल को ठीक रखना पड़ेगा। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वैसे आप ये सारी बातें कर रहे थे ना, आई वाज जस्ट थिंकिंग पुलिस की चाहे जो भी हम कह लें, जो भी बातें हो, क्रिटिसिज्म हो, इट्स अ टफ जॉब। ख़ास तौर पे वो जो पुलिस की नफरी जब एक क्राउड में भेजी जाती है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, या थोड़ा बहुत पता होता होगा कि अपने आप ही खुद देख लेना, असेस कर लेना सिचुएशन। देयर हैज़ टू बी प्रॉपर गाइडलाइंस, कुछ SOPs होते हैं। और जो उन जगहों पे पहुंच जाते हैं पुलिस कांस्टेबल्स कह लें या जो भी हैं, दे डोंट रियली नो कि करना क्या है। मुझे लगता है वो बेचारे खुद फंस जाते हैं। कुछ कर गुजरे तो उनके लिए एग्जैक्टली वबाले जान बन जाता है मामला, कुछ ना करें तो खुद ही मारे जाते हैं। दे आर इन अ वेरी टफ स्पॉट एज वेल। ये रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत आ चुकी है। वी सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। और इन दिस आवर हमने आपकी दो ऐसे मेहमानों से मुलाकात करानी है जिनको मिलके आपको खुशी तो होगी, लेकिन आपको पता लगेगा कि आपने अपने बच्चों को कहाँ आरे लगाना है। हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आजकल बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करना जो है वो आसान हो गया। आप घर बैठे भी बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। यू नो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, पर्टिकुलरली ख़वातीन बहुत ज़्यादा एम्पावर हुई हैं और बच्चे क्लियरली, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एम्पावर हुए हैं। शायद आपने कभी देखने का इत्तेफाक हुआ वो फेसबुक पे जो लाइव सेशंस चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ लाइव सेशंस, एट टाइम्स कभी आपकी स्पॉन्सर्ड फीड में आ जाता है। मैंने वैसे एक दो बार देखे। एट टाइम्स दे आर सेलिंग प्री-लव्ड स्टफ, एट टाइम्स दे आर सेलिंग ब्रांड न्यू क्लोथ्स। सो वो अपने घरों से ख़वातीन ने 2-4 हज़ार 5,000 रुपए की चीज़ से काम शुरू किया, एंड नाउ दे आर डूइंग गुड। एंड आई नो अ फ्यू वुमेन आउट देयर जिन्होंने लिटरली 10,000 की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया था और अब 10 लाख कमा ले। अच्छा, अब्दुल्ला ने अभी एक टर्म यूज़ किया है, ये टर्म बड़ा रिसेंटली मैंने भी सुनना शुरू किया है, प्री लव्ड। तो पहले आप ऑब्वियसली चीज़ अगर पहन ली है आपने, या जो भी आपकी चीज़ है आप उसको दोबारा फ़रोख्त करें तो वो सेकंड हैंड ही कहलाती थी, विच इतना कॉम्प्लीमेंटिंग साउंड नहीं करता। और ऑल्दो चीज़ आपकी बहुत अच्छी हालत में भी हो तो कंडीशन में भी हो और उसको आपने आगे फ़रोख्त करना हो तो सेकंड हैंड कहते हुए अच्छा नहीं लगता। प्री लव्ड मेक्स इट साउंड सो गुड कि हमें बहुत पसंद थी चीज़ बट अब हमारे काम की नहीं है तो आप ले लें। सो आई लाइक दैट टर्मिनोलॉजी। वैसे मैं बच्चों की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना, जैसे यू नो चिल्ड्रन ग्रो अप सो फास्ट, छोटे बच्चों वो बहुत ही जल्दी आउटसाइज हो जाते हैं। जैसे कि उनके बाउंसर हो गए, उनकी वॉकर्स हो गई, उनकी बास्केट्स हो गई, व्हाटएवर इट इज़, उनके वो जो बिस्तर होते हैं छोटे, लिटरली चंद दफ़ा इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें और उसके बाद अगर आपका मज़ीद फैमिली बढ़ाने का इरादा नहीं है तो आप ये चीज़ें ज़रूर फ़रोख्त करें। और वो लोग जिनके यहाँ बेबी होने वाला है वो प्री लव चीज़ें देखें, बिकॉज इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। एंड ऑल्सो अगर आपके अपने भाई बहन हैं जिनके आगे से बच्चे होने वाले हैं तो आप फ़रोख्त भी ना करें, वैसे ही दे दें, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स गुड। इसके बारे में बात करेंगे और जिन बिजनेस पर्सनस की हम बात कर रहे हैं उनको देख के तो आप हैरान ही हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। सो वी विल बी स्पीकिंग टू देम इन जस्ट अ बिट। सो पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है ना, पहाड़ों का भी आलमी दिन मनाया गया और क्या अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हुस्न दिया है। और बाय द वे कल तो वज़ीर आज़म ने यह ऐलान भी किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पूरी दुनिया से लोग आएंगे नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के लिए? व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद पहाड़? मतलब टूरिज्म प्रमोट होगा ना, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया। सो होपफुली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऐसी ये जगह एक्चुअली इन जगहों में पोटेंशियल है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आएँ। यू नो बड़े बड़े होटल्स जब खुलते हैं तो उनके शेफ्स आते हैं, उनकी बहुत सारी लवाजमात के लिए चीज़ें होती हैं। कभी यूरोप वगैरह आप ट्रैवल करें तो किसी एक चोटी पे पहाड़ी पे जहाँ इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होगा, एक ग्रैंड होटल बना होगा, तो दुनिया ये कर रही है और हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन ये बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी अगले इलेक्शंस की वाया EVM किस तरह हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और इस सारी बात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की माशी हालात भी आप मद्देनजर रखें। 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों
शहरियों को वोटिंग की सहूलत देने के लिए इलेक्शन कमीशन को सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो दरकार हैं। ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत महंगा काम है और इलेक्शन कमीशन समेत मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार पर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स जो हैं जाहिद किशकोरी, उन्होंने तफसीली रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट बता रही है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात साबित हो सकते हैं। 133 मिलियन मुल्की वोटर्स और 10 मिलियन गैर मुल्की वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इंतजामात के लिए कितने चाहिए होंगे? 424 अरब रुपए, 424 अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं। और यूं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के बजट के करीब ये लागत है। ये पिछले 3 आम इंतखाबात की कुल लागत से 1000 गुना ज्यादा है। पिछले तीनों इंतखाबात मिला लें, उनको ऐड कर लें और उसकी भी कुल लागत से कई गुना ज्यादा है। अब पेपर को आप इमेजिन करें और मशीन को इमेजिन करें तो डिफरेंस आप वैसे ही सोच हर पोलिंग बूथ पर 3 EVM मशीन्स चाहिए। तो इस हिसाब से ECB हुक्काम का अंदाज़ा है कि तकरीबन 9 लाख EVM मशीन्स की ज़रूरत होगी या इससे भी ज़्यादा। और EVM मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत देने के लिए ये सारी चीज़ें वैसे जाहिद हमें बता दें तो किशोरी ने हमें खुद ज्वाइन किया, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं क्योंकि सवाल हमारे पास बहुत है। जाहिद, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले आम इंतखाबात जो हैं 425 अरब रुपए के खर्चे से ही हो सकते हैं। तो इतना खर्च जो है ये कैसे बढ़ गया? वी अंडरस्टैंड द मशीन बिट ऑफ इट, लेकिन आई एम श्योर आपके पास डिटेल्स इट्स अ लॉट ऑफ मनी है। जो हमने रिसर्च की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और दूसरे इदारे हैं, उनसे बातचीत करके उनसे तमाम तर एक डेटा लिया है कि किस तरीके से ये ख़र्चा इतनी बड़ी तादाद में हो सकता है। तो उससे ये बात साबित होती है कि जब पाकिस्तान को 9 लाख मशीन चाहिए होंगी तो कम से कम अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीन इस्तेमाल करता है जिसमें कम से कम चांसेस होते हैं किसी भी सिस्टम में ख़राबी जब आप देखते हैं बिल्कुल सही अंदाज में इलेक्शन करवाने के लिए, तो एक मशीन कम से कम पाकिस्तान को $1500 में पड़ेगी। और उसके लिए पाकिस्तान को जो वेंडर्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको ये प्रोजेक्ट देना होगा। जब ये टेंडर जाएगा तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मशीनें प्रोड्यूस करना, फिर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके चार्जेस हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान लोकली भी प्रोड्यूस करता है, लोकल कंपनीज़ को इन्वॉल्व करके, जो सरकारी मशीनें हों जो कि सरकार ख़ुद अगर तैयार करे, उसके लिए भी कम से कम एक मशीन पे $1000 खर्च होता है। तो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है तो कम से कम 257 अरब रुपए खर्च होंगे सिर्फ मशीनों पर। इसके अलावा अगर पाकिस्तान लोकली करता है तो वो 150 अरब के करीब लगभग ये खर्चा आएगा। तो मेजर जो अखराजात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मशीन $1500। जाहिद, ये बताइएगा, एक सर्टनली बहुत बड़ी रकम है। हम ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत देने के लिए पहले भी सर्टनली तैयारी की ज़रूरत है, सिर्फ मशीनें ख़रीद लेना काफ़ी नहीं होगा। तो अगर इंतखाबात 2023 के वस्त में होने हैं तो कमीशन को कब तक ये रकम चाहिए होगी? ये भी तो बात है ना, ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, एडवांस पेमेंट्स होती हैं और 36,000 लवाजमात हैं। ये तो पूरा सिस्टम ट्रेनिंग होती है उसके बाद कि ये चलानी किस तरह मशीन है, वो भी तो सिखाना होगा। जल्दी बहुत है ना, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है अब्दुल्ला। उसमें ये रकम जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए होगी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम हैं या फिर सेनेटर शिबली फराज हैं, दूसरे जो लोग हैं प्राइवेट NGOs के जो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को देखते हैं या फिर इससे जुड़े इलेक्शन के मामलात को देखते हैं, फाफन है जिसमें मुदस्सिर रिजवी साहब हैं या अहमद बिलाल महबूब हैं पिलडैट के, इन सब लोगों से मेरा बैठना हुआ। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फॉर्म है, जमन फॉर्म है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वोटिंग के सिलसिले में प्रोड्यूस करती है, वो भी एक वेंडर के तौर पर सामने आ सकती है। उसके पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव से मेरी मुलाकात हुई थी। इन तमाम लोगों से मिलके जो हमारी जियो की तहकीक है उससे ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आने वाले इंतखाबात में एक मुश्किल तरीन अमल होगा पाकिस्तान में। और शायद इन सब लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त थोड़ा है, कैपेसिटी का मसला है और कोई ऐसा एक वेंडर पाकिस्तान के पास ऐसा इदारा नहीं है जो इतनी बड़ी तादाद में
मशीन प्रोड्यूस कर सके इस थोड़े से अरसे में, और फिर उसको डिफरेंट पायलट प्रोजेक्ट में टेस्ट किया जाए, फिर उनके मॉक्स किए जाएं, क्योंकि ये पेचीदा अमल है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान का पूरा जो इंतखाबात का अमल है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें थोड़ी सी भी हो जाती है गलती इधर उधर तो ये सारा प्लान ही ठप हो जाएगा। तो इट हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट, और जिसके लिए पैसा तो लगना है। तो जाहिर इससे पहले इंतखाबात जिस लागत से होते थे, नए एस्टिमेट्स तो कहीं ज़्यादा हैं जो आपने पूरी एक्सप्लेन किया। तो क्या हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इतनी रकम जारी कर सके? उसके लिए 3 कमेटीज़ बना दी गई हैं जो कि हाई पावर्ड कमेटीज़ हैं, जो इन सारे अमल को और पहलू को देख रही हैं कि क्या मुमकिन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल आने वाले इंतखाबात में, क्या उसके लिए कानून कहता है। कानून तो अब बना दिया गया है, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ ज़रूर हैं। उनका ये ख्याल है कि शायद कानून में तब्दीली दरकार होगी। तो ये एक अमल ऐसा है जिस पे कई सवालात अभी उठ रहे हैं। हुकूमत का भी यही ख्याल है कि वो बजट देने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें तैयारी शुरू कर दी है। अब उनकी तीनों कमेटीज़ की सिफारिशात को देखना होगा कि वो क्या सिफारिशात देती हैं। लेकिन हमने जो तहकीक की है उससे ये लगता है, हुमा के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके एक असेसमेंट हमने की है, उससे बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान शायद इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल ना कर पाए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इसके लिए टाइम भी दरकार है, सरमायाकारी की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, इस सिस्टम पे जो पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पेज पे नज़र नहीं आती। उनके बहुत सारे कंसर्न हैं, माहिरीन के भी हैं। तो ये एक मुश्किल अमल लगता है। जाहिद किशोरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सारा बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो चैलेंजेस तो ऑलरेडी हमें चैलेंजेस तो नज़र आ ही रहे थे, ख़ासतौर पे अपोजिशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अब ये जो ख़र्चा सामने नज़र आ रहा है, और होना भी कब है, 2023 में, मतलब लिटरली आपके पास क्या 1.5 साल भी नहीं रहा पूरा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो मैं हैरान हूँ कि एक तरफ टेक्निकली तो गलत बात है, लेकिन मुल्क के माशी हालात, वैसे आपको पता है ना वो दिवालिया वाली खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन मुल्क के माशी हालात खासे अबतर हैं और हम सबके सामने ही सूरत हाल है, और रुपए की कदर कहाँ पहुँच गई है, और इतने हमें लाखों करोड़ों डॉलर्स की ज़रूरत है टू प्रोक्योर दीज EVM मशीन्स। वुड दैट बी इवन फीजिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम? और मतलब पैसा no, but if you can produce, exactly, if you can produce funds for that, तो और भी बड़ी, यहाँ तो इतनी एवेन्यूज़ हैं जहाँ फंडिंग की वजह से ये चीज़ें आगे नहीं होती। मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो फिर ये भी सवाल उठता है ना कि इस चीज़ के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरह प्रोक्योर की जा रहा है। अच्छा जी, ये सारा सिस्टम तो पता नहीं कब स्मार्ट होगा, लेकिन स्मार्ट बच्चे हमारे पास ज़रूर मौजूद हैं। नौजवानों से तो हम आपकी मुलाकात कराते ही रहते हैं, लेकिन अब ज़रा बच्चों से भी मिल लीजिए जो मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और यू नो, मोर देन एनीथिंग, it is going to be a great experience for them. Online business, मतलब पर्सनालिटी बिल्डिंग कितनी इस चीज़ से, कॉन्फिडेंस ऑनलाइन बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म है चीकू, और एक मारूफ स्कूल है TNS, इसके साथ पार्टनरशिप की है। बहुत महंगा स्कूल है वैसे, द न्यू स्कूल TNS बिकन हाउस वाला मेरा ख्याल। लेकिन चीज़ देखें ना क्या ज़बरदस्त कर रहे हैं। अब्दुल्ला, बात हमारी कोई और हो रही है। तो अच्छा जी, बड़े हैरान कुन नताइज आ रहे हैं, बरामद हो रहे हैं। आपको बताएं कि चीकू के ताउन से स्कूल के बच्चों के लिए 1 माह का सेशन जो है वो रखा गया, जिसमें बच्चों ने 100 से ज़ायद ऑनलाइन स्टोर्स शुरू कर दिए, और सिर्फ 1 हफ्ते में 200 से ज़ायद ऑर्डर्स भी रिसीव कर लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो जी, चीकू इज़ अ प्लेटफॉर्म, मैं तो खुद भी ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा इसको। लेकिन अभी हमारे साथ अब्दुल्ला और रानिया मौजूद हैं, और अब्दुल्ला एजाज और रानिया नरगिस। सो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम तो आपकी स्टोरी सुन रहे थे, इससे पहले आपसे बात भी कर रहे थे, हमें तो पहले ही बड़े स्मार्ट इंटेलिजेंट लगे हैं। लेकिन ये कैसे आइडिया आया? ये चीकू वाले आए और उन्होंने कहा कि रानिया, अब्दुल्ला, आप कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपने कोई थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए, या आपको समझ में आ गया था कि हाँ ये स्टार्टअप क्या होता है, या आपके टीचर्स ने आपको समझाया, या अम्मी अब्बू ने समझाया? जी अब्दुल्ला, आप बताएं। तो पहले मुझे लगा कि ये साइट यूज़ करना इजी होगी, और वो एक्चुअली बहुत इजी थी। वेबसाइट तो मैंने बहुत जल्दी बना ली, लेकिन कंट्रोल्स
मुझे पहले इतना इजी नहीं लगा, लेकिन फिर लकीली मैंने थोड़ा सा मुझे हैंग हो गया उसका, फिर मैंने बहुत इजी से अपने प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अपलोड किए हैं, फिर अर्जेंटली मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए और फिर मेरी बिजनेस बूम होना शुरू हो गई। अब्दुल्ला, आप कितने साल के हैं? मैं 11 इयर्स का हूँ। माशाल्लाह, 11 इयर्स का कॉन्फिडेंस ये बताते हुए मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा है। रानिया, क्या आप भी बिज़नेस कर रही हैं? चीकू पे आपने भी अपना एक वेबसाइट बनाई, तो बिज़नेस क्या है, बेच क्या रही हैं? मेरा बिज़नेस प्री लव्ड क्लोथ्स का था और उसका नाम था सेकंड हेवन। मुझे शुरू में मुश्किल लगा था, पर बाद में it was easy. Wonderful. You can speak in English if you're having a difficulty speaking. It's all right. So where did you find the pre-loved clothes? Whose clothes were they? My clothes, my mom's clothes, my dad's clothes, and my brother's. So did you also contact your cousins and friends and their moms and dads to contribute to your business? I asked my teacher. Oh, wonderful. So did you get any orders as well, Rania? I got a lot of orders, but then since my exam started, I stopped. ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि साथ साथ हम बता दें बच्चों को हम जितना इनकरेज कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, ऑब्वियसली ये लिटरली उनकी अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने की बहुत ज़बरदस्त तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। लेकिन एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब्दुल्ला पे हम वापस आ रहे हैं। अब्दुल्ला, तो आपका बिज़नेस किस चीज़ का था? तो मेरा बिजनेस एक्चुअली स्टेशनरी का था और उसका नाम था बुक बैंक, क्योंकि स्टेशनरी एक हर बंदे की नीड है और स्टेशनरी के बगैर कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और मैंने स्टेशनरी मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर से ली और मुझे वहाँ से रेट्स भी थोड़े से कम मिल गए, सो आई वाज मोर लाइकली टू हैव सम प्रॉफिट। माशाल्लाह अब्दुल्ला, मैं तो आपको अपना बिजनेस मैनेजर जो आप चीजें खरीद रहे हैं वो कम कॉस्ट पे खरीदें ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस अच्छी आए, ऐसा ही है ना? हाँ जी। सो आपकी क्लास में, आपके स्कूल में और भी आपके फ्रेंड्स ने भी बिजनेस शुरू किए? कोई ऐसा आइडिया जो आपको बहुत पसंद आया हो, और कोई और आइडिया? हाँ जी, मेरे फ्रेंड सारम ने ब्राउनीज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सैडली वो इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उसे फिर भी कुछ ऑर्डर्स मिले थे। तो वो सारम बनाता था ब्राउनी, उसकी मामा बना के दे रही थी। अच्छा लगा था। वो बहुत अच्छी बेकिंग करता, तो वो अपनी ब्राउनी खुद ही बना रहा था। जबरदस्त। अच्छा रानिया, और आप क्या कह रही थी? My friends, so basically one of my friends, she did an online grocery store. Nice. So she would go herself and she would get groceries, and then she would sell them, and she got a lot of orders and she made a lot of profits. So Zabardast. Okay, so did you, Rania, did you and Abdullah and all your friends help each other out as well? Did you buy each other's stuff as well to get the websites going? I wanted to buy all the stuff and I did. Perfect. I like your honesty. I want to buy Saram's brownies though. Although वो काम अभी मेरा ख्याल है बंद कर दिया। I'll send you his website's link. हाँ, और you can send me the website's link, लेकिन आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी बताएं दोनों। अब्दुल्ला आप भी बताएं एंड रानिया आप भी बताएं। Okay, तो मेरी वेबसाइट का लिंक है बुक बैंक। बुक बैंक, और that's it. If I write book bank on Google तो वो आ जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा? No. I mean, मैंने लिंक तो नहीं आती हुई, लेकिन अगर आप गूगल पे लिख के बुक बैंक ट्राई करें तो आ जाएगा। चलिए अभी हम ट्राई करते हैं। आप बताओ अपना, आपका तो सेकंड हेवन है ना? Yes. ओके, सो अभी ये 2022 में आपने शुरू करना है, जारी रखना है इसको, ऐसा ही है कुछ? हाँ जी। Yes. ज़बरदस्त। अब्दुल्ला, रानिया, बहुत मज़ा आया आप दोनों से मिलके। यू आर वेरी स्मार्ट बाय द वे, और ये तो आपकी पहली कोशिश थी और यकीनन आई थिंक कि हम आपसे और भी बात करेंगे बिकॉज यू विल डू मच मोर देन दिस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देयर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हैं ये बच्चे कि ये ऐसा मौका था कि बच्चों से बड़ों की तरह बात करनी पड़ रही थी एटलीस्ट मुझे, और मुझे आदत ही नहीं है, मतलब बच्चे इतने क्यूटी होते हैं कि वो उसका प्री लव क्लोज एंड शी वांटेड टू बाय एवरीथिंग, मतलब मुझे तो उसी पे इतना प्यार आ रहा था। लेकिन हाउ स्मार्ट वे इट इज। चीजें बदल गई है ना, हमारे फन फेयर होते थे, हम लड्डू पीठी के स्टॉल लगाते थे, पकौड़े के स्टॉल लगा, एक वो अब्दुल्ला, एक ये अब्दुल्ला, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि इधर हो क्या, लड्डू पीठी कहाँ से आ गई। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने कभी स्टॉल लगाया अपने स्कूल में? हाँ। क्या लगाया? पोशंस का। पोशंस क्या? पोशंस होते हैं ना, जैसे वो हम कलर डाल के वो जैसे लव पोशन होता है, हेट पोशन होता है, फ्रेंड्स, हाँ ऑफ कोर्स, मतलब हम जैसे वो वाइट कलर सोडा ड्रिंक में कुछ रंग डाल दिया तो वो बन गया। हमने भी कुछ ऐसे किया, ये ऑलमोस्ट धोखेबाजी में भी आता है। उस वक्त हम भी इससे पैसे कमाते हैं, यू नो, आई यूज्ड टू मेक कैंडल्स और उससे वो बेचते थे हम इस तरह। उस वक्त हम इसे स्टार्टअप नहीं कहते थे, हालांकि वो स्टार्टअप था, लेकिन वो फिर क्लोज डाउन भी हो गया, लेकिन कहते नहीं थे, बस हमें टर्म नहीं पता थी ना, हमारे टीचर कहते थे कि बच्चे ने स्टार्टअप। अगर हमने आपको रानिया और अब्दुल्ला से नाम मिलाया होता, हमें कहते थे ये तुम्हारा स्टॉल है। हाँ, उसको स्टॉल कहा जाता था, और स्टॉल का मतलब ही ये होता है कि थोड़ी देर बाद वो स्टॉल कर जाता है, उसके बाद वो नहीं चल सकता। But you know, I made some good money selling candles. तो उस वक्त भी मुझे कोई बताता कि भाई ये तुम्हारा स्टार्टअप है, तो आज मैं भी कोई जबरदस्त कारोबार कर रहा होता, वो स्टॉल लगाया और रैप अप बस खत्म था। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमें गलती होगी हमसे और हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन दो बच्चों के सामने हमारे बिजनेस आइडियाज बिल्कुल फजूल हैं, बिल्कुल ना फॉलो करें और कोई अच्छी सी चीज़ करें, और या दैट्स अबाउट इट। भाई एक मेहमान जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और आप भी आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे मुलाकात करके। पाकिस्तान में मौजूद बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के खूबसूरत मनाजिर की तारीफ़ हर एक की ज़ुबान पर ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ उन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूने वाले को पहमाओं की हौसला अफजाई भी बड़ी ज़रूरी है, और इन्हीं में से एक नाम है वाजिदुल्लाह नगरी साहब का भी, जो कि बड़ा नाम रखते हैं। रवां साल सितंबर में उन्होंने आपको बता भी दें था जरा रवां साल, हाँ मुझे लग रहा था आप खौफजदा हो गए थे कि क्या हो रहा है। रवां साल सितंबर में वाजिदुल्लाह राका पोशी की 7,788 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। मैं ये विजुअल्स देख रही हूँ और वाकई सोचिए 74-75 साल तारीख में he is the second one. हाँ, he is only the second one to actually do that. इससे पहले कर्नल शेर खान थे जिन्होंने किया था 1979 में। वाजिदुल्लाह नकवी हमारे साथ हैं, वाजिद happens to be in कराची, और कराची अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इसी एक्सपीडिशन के दौरान इनको फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी और उसकी वजह से इनका अंगूठा का कुछ हिस्सा काटना पड़ गया है। सो वो सर्जरी इन्होंने कराई है। चैलेंजेस मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा हो कि दिस इज नो केक वॉक। मतलब जब हम वो खूबसूरत मनाजिर देख रहे होते हैं ना, वाइट पे चलते जा रहे होते हैं, तो दिस इज लाइक अ हेड ऑन, आप एक बड़ी मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। वाजिद हमें बेहतर बता सकते हैं। वाजिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जबरदस्त आपके विजुअल्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक बड़ी सफ़ेद स्नो पे आप वॉक कर रहे हैं। अब आप देखते हुए तो लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको और बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और बड़ा गाने गाते सुनते जा रहे होंगे। कितना टफ होता है? एक आपकी फ्रॉस्ट बाइट से तो हमें बात समझ आ गई, लेकिन कितनी तैयारी दरकार है इस एक्सपीडिशन के लिए? जी, सबसे पहले तो जियो का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने स्टूडियो में मुझे यहाँ बुलाया, और हमेशा से जब भी मैं कोई अचीवमेंट करता हूँ आप लोग मुझे ब्रेक करते हो, उसका थैंक यू। उसके अलावा मतलब यकीनन आपने देख रहे हैं तो एक क्लाइंबर की हसरत होती है बर्फ़ पे चलना और क्लाइंबिंग करना, एक मुहिम जोई होती है और लगे हुए होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस अभी चल रहे हैं, इंजॉय भी होता है और मुश्किलात भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो वो भी साथ साथ आते हैं। वाजिद, ये क्यों है ऐसा? कितने लोग हैं जिन्होंने K2 सर कर लिया या कोशिश करते हैं या कर लेते हैं? कितने ही लोग हैं एवरेस्ट करते हैं, हर साल ही सैकड़ों में होते हैं, K2 वाले भी अच्छी खासी तादाद में होते हैं। तो ये राका पोशी क्या बहुत मुख्तलिफ है और मुश्किल है, या यहाँ सहूलियात का फुकतान है? यू आर द ओनली सेकंड वन, सो ये ऐसा क्यों है? सर, इसमें मुहिम जो बहुत ज़्यादा होती है सर, कि कोई सोचता है कास्ट वाइज से बहुत महंगा है खेल, आपको पता है, तो इस वजह से ये जो इसकी जो मुहिम होती है बहुत ही लंबा रूट, बहुत लंबा पड़ता है, ख़र्चा अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये जब क्लाइंबिंग करने वाला कास्टिंग जब करते हैं तो और पीक को देखते हैं तो इससे बड़ा नाम है K2, हम क्यों करने नहीं लेते हैं। तो रकापोशी उससे थोड़ी छोटी भी है। अच्छा, मेरा इस पे सर करने का मकसद ये था कि इसके नीचे मेरा घर है, दोनों साइड से, गिलगित साइड से भी मेरा घर है और निगर साइड से भी मेरा घर है। तो मुझे हमेशा से था कि जब तक मैं क्लाइंबिंग करता रहूं तब उससे पहले मैं रकापोशी कर लूँ। पिछले तकरीबन कोई 6-7 साल से मैं कोई ऐसी क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन ढूंढ रहा था कि जिसके साथ मैं क्लाइंबिंग कर सकूं। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि मौका मिला सर। मैं स्कर्दो में क्लाइंबिंग कर रहा था उस पे स्पांतिक पे, वो मौसम ख़राब होने की वजह से वो नहीं कर सके। जब वहाँ से वापस आए तो मुझे मेरा दोस्त है राजत तारिक, उन्होंने कॉल करके कहा कि यार कोई 2 चेक रिपब्लिक के 2 बंदे आए हुए हैं रकापोशी क्लाइंब करने के लिए, तो अगर उनके साथ अगर आप करना चाहते हो कहा। तो मैंने कहा ज़रूर मैं जाना चाहूँगा। मैं फिर स्कर्दो से जब मैं आया तो वो ऑलरेडी बेस कैंप चले गए थे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद फिर उनके पीछे जाके अटैच करके उनसे पूछा, गपशप किया, तो उन लोगों ने कहा नहीं हमें खुशी है आप आ जाएँ, साथ आ जाएँ। फिर करते करते सर अल्लाह का शुक्र है। तो इस सारे मरहले में फ्रॉम द बेस कैंप, बड़ी अच्छी वैसे आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ख़ासतौर पे आपका बताया है जिस तरह आपने कि आपका घर भी इर्द गिर्द है, तो ये तो बड़ा आपका दिल चाह रहा होगा कि इसको तो सर करना ही चाहिए। कितना अरसा लगता है फ्रॉम बेस कैंप टू द टॉप ऑफ रकापोशी? टोटल हमने एक्सपीडिशन डेज रखे थे तकरीबन कोई 20 से 22 दिन हमने टारगेट रखा था इसमें। तो ऊपर एक्लिमेटाइजेशन का भी मामला होता है, सामान की सप्लाई वगैरह का ये सारा कुछ होता है। तो उससे पहले कि मैं ऑलरेडी एक्लिमेटाइज था और मेरे जो साथी थे वो भी हल्का फुल्का जो एक्लिमेटाइज कर चुके थे मेरे जाने से पहले, तो हमने स्टार्ट किया था और मौसम हमें बहुत अच्छा मिला। तो चलते चलते 9 दिन में हमने समिट की थी इसको और 10वें दिन नीचे आके एक जगह में कैंप किया। फिर 11वें दिन जो है वो एक छोटा सा हमारे साथ वो हो गया, मौसम ख़राब होने की वजह से हम तकरीबन 3 दिन वहाँ स्टक हो गए। उसके बाद फिर चौथे दिन तकरीबन 1000-1200 मीटर हमने डिसेंड किया, तो फिर नीचे से आर्मी ने वहाँ से हमें पिक कर लिया। ऑलराइट, ज़बरदस्त। और इसी दौरानिए में आपको वो फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ, ये वही मौका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपकी सर्दी देख के ना, आपके विजुअल्स देख के अब्दुल्ला को ठंड लग चुकी है। बात सुने, तो डब्बा खाली शो के लिए, शो के लिए था ना, ज़रूर बताना है आपने। वाजिद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपकी मुझे हमें एक्सपेडिशन भी अच्छी लगी। जल्दी से ये बता दें कि नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, कहाँ पहुँचेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 8000 के 5 पीक है और उनको मैं ट्राई करना चाहूँगा, जिसमें से K2 है, नंगा पर्वत है, G2 G1, ब्रॉड पीक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर K2। जबरदस्त। तो यानी फिर आपसे मुलाकात हमारी नेक्स्ट ईयर इधर ही होगी, K2 पे तो नहीं होगी लेकिन इधर हो जाएगी इंशाल्लाह जब आप कर लेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वाजिद नगरी और ओनली द सेकंड पाकिस्तानी जिन्होंने रकापोशी सर की है। हम इसलिए ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला को छींके मारनी है। सेंटिमेंट अटैच्ड टू दिस पीक था ना, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा दोनों तरफ से मेरा घर लगता है। वो तो पूरी एक ब्रेक के बाद मिले। टिश्यू लाते हैं यार। अच्छा जी, कुछ दिखाना है आपको कि जानवर जो होते हैं ना, क्यूट वाले जानवर, जब शरारतें करते हैं तो बड़े ही प्यारे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और बंदरों को शरारतें करते हैं तो हमने अक्सर देखा है, लेकिन ये एक हाथी बंदरों की ना शरारतों से मैं ऑफेंड हो जाता हूँ। क्यों? आपको किसी ने मतलब क्या आप छीन के ले जाते हैं, मतलब एक बात है, वापस भी नहीं करते। खाना पीना आप खा रहे होते हैं, हम आपका खाना छीन के ले जाते हैं। यू कैन टेक इट इन गुड ह्यूमर। दिखाना आपको करते हो। अब्दुल्ला भी बंदर नहीं दिखा रहे ना, हाथी दिखा रहे हैं। हाथी एक्सेप्टेबल? हाथी ले आओ जी, हाथी ले आओ। तो ये है हाथी और दो मेसी करा दिया, दिखाया ही नहीं। दोबारा करें, दोबारा प्ले करें जो हुआ है जहाँ से शुरू मामला। ये वो होता है जब जोक के एंड पहले बता दो। ये हाथी ने टोपी उठा के ले गया। दादी जी का टोपी उतारी है हाथी ने और इस तरह प्रिटेंड किया है कि उसने टोपी जो है वो मुंह में डाल ली है, खा ली है। अच्छा, वैसे आपके पीछे हाथी खड़ा हो और आपने टोपी पहनी हो और हाथी यूं सूंड करके आपके सर के पे ले गया और आप हा हा कर रहे हो और फिर
मैंने देखो मुंह से निकाल के उसने खाई नहीं थी, मजाक कर रहा था। हाँ, वो वापस कर दी, वापस दे दी है। मगर मतलब है कि ये दादी की भी हिम्मत को सलाम, हमारी दादी तो नहीं करते पाती हैं। हाँ नहीं, आपकी दादी को वी शैल नॉट पुट हर थ्रू दिस। ये फनी था वैसे सीन, और अच्छा क्यूटी सा था। अच्छा, साथ ही आपको आगे मोहम्मद रिजवान की बात करने दें, बड़ी देर से अटकी हुई है। एक कैलेंडर एरिया में 2000 रन बनाए हैं उन्होंने, और इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, विच इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। T20 मैचेस में 2036 रन बनाए हैं और 1326 रन इन्होंने बनाए हैं इंटरनेशनल मैचेस में। ये भी एक रिकॉर्ड है। और किस तरह इन्होंने राशिद स्टेडियम कराची में अपने मद्दाहों का, और साथ ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी बिटवीन पाकिस्तान इंडिया भी आज है, दोपहर 2:30 बजे होगा, वो भी देख लेना।